Assalamualaikum students. So today we are going to talk about a very beautiful yet emotional poem written by Elizabeth Jennings for a child born dead. अब इसके पोइम की अगर बहुत हम टाइटल को ही देखते हैं ना तो हमें एक मोर्नफुल जो है वो एक फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसके जो है टाइटल को रिलेट कर सकते हैं एलर्जी के साथ। अगर आप लोगों ने लिटरेरी टर्म्स को पढ़ा हो बेटा लिटरेचर में, तो एलर्जी जो होती है इट इज़ अ मोर्नफुल सॉन्ग, ठीक है, जो अपने नियर और डियर के डेथ के बाद जो है उसके लिए लिखा जाता है या कहा जाता है। तो पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एलिजाबेथन जेनिंग्स थी, ठीक है, वो कौन थी और वो किस तरह की पोइट्री लिखती थी। सो लेट्स स्टार्ट। एलिजाबेथन जेनिंग्स इज़ नॉन टुडे एज द मास्टर ऑफ फॉर्म एंड लिरिक पोइट्री। अब लिरिकल पोइट्री बेटा होती वो है जो कि फुल ऑफ इमोशंस होती है और वो इमोशनल होकर ही लिखी जाती है। सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पोइट्री होती है जिसमें जो पोइट होता है या पोइटस होती है वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। क्लियर? Her work is marked by its emotional restraint and connection to the Roman Catholic Church. She is often compared to and contrasted to the Philip Larkin. अब आपने इसकी पोइट्री ज़रूर पढ़ी हुई होगी, ठीक है, किंग्सले एमिस एंड थॉमस गन। थॉमस गन ऑल मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्री ग्रुप नॉन एज द मूवमेंट, ठीक है, ये इन सब से इंस्पायर भी थी और इसकी पोइट्री को आप इन सब की पोइट्री से कंपेयर भी कर सकते हो। Throughout her life, Jennings published or was included in around 30 different collections. She was also a prolific contributor to literary criticism to journals such as Dublin Review and London Magazine. Among all of her success, Jennings suffered from bouts to severe mental illness. अब ये सारा जो है हमें हिस्ट्री पता चल गई है कि वो किस किस तरह की जो है खुद मेंटल इलनेस फेस की थी. That's why her poetry is, most of the time related to grief, sorrows, and a ruthless reality of nature as well as of life. Clear? So let's start the poem. But before starting that, आपको एक quotation दिखाना चाहूँगी जो एलिजाबेथन जेनिंग की लिखी थी. You cannot fake anything if you are trying to write serious poetry. Now if you go deep down into this quotation, you will get to know why her writings were like that. ठीक है? उसने कहा है कि अगर हम सीरियस तरह की शायरी करना चाहते हैं ना तो हम किसी भी चीज़ को जो है वो फेक बना के प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी के भी आगे, क्योंकि फेक पोइट्री जो होती है हमारे ट्रू इमोशंस को कभी भी एग्जिबिट नहीं कर सकती। जी अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा पे। व्हाट सेरेमनी कैन वी फिट यू इनटू नाउ। वो कह रही है जी कि अब हम कौन सी ऐसी सेरेमनी है जिसमें तुम्हें जो है वो हम फिट कर सकते हैं, तुम्हें रख सकते हैं। इफ़ यू हैड कम आउट ऑफ अ वार्म एंड नाउजी रूम टू दिस, ठीक है। अब ये जो यू हैड कम आउट ऑफ अ वार्म एंड नाउजी जो रूम है इट्सेल्फ जो है वो वार्म को यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और हैड कम जो है वो हमें बताता है कि ये पास्ट के किसी सिनेरियो की तरफ जो है वो इशारा किया गया है जो चीज़ थी और अब नहीं है। There would be an opposite for us to know you by. We could imagine you in a lively mood. अब यहाँ पे पोइटस जो है वो कह रही है कि हम जो है there would be an opposite for us to know you by, कि अगर तुम इस दुनिया में आ जाते या यहाँ आ जाते तो शायद हम तुम्हें जान लेते, लेकिन अब तो ये मुखालिफ सिमत में हो गया ना। उनके जो ख्यालात थे उन्होंने एक मुखालिफ सिमत इख्तियार कर ली है। बिकॉज द पेरेंट्स दे जस्ट इमेजिनिंग द वर्ल्ड विद देयर बेबी चाइल्ड, और वो जो एक मेमोरी होती है, वो जो इमोशन होता है ना, उसको सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा ही है दैट इज़ फुल ऑफ ग्रीव एंड सोरो एंड मेलनकली, ठीक है, और एट द सेम टाइम काइंड ऑफ जो है वो एलर्जी की फॉर्म में हमें जो है ये सॉन्ग मिल रहा है। लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि हमने इमेजिन किया था तुम्हें एक लाइवली मूड में तुम आओगे, लेकिन तुम तो हमारी तमाम सोचों के बरक्स हो चुके हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दुनिया में आया ही नहीं जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। सो फर्स्ट स्टैंजा इज़ बेसिकली जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है किन चीज़ों को, इमोशंस को, और वो तमाम टीयर्स को जो शायद जो है वो राइटिंग के ज़रिए से बहाए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टैंजा। एंड देन लुक एट द अदर साइड, और अगर तुम दूसरी तरफ देखो, द मूड ड्रॉन आउट ऑफ यू, the breath defeated by the power of death,
but we have never seen you stride ambitiously the world we know. You could not come, and yet you go. ठीक है, अगेन फुल ऑफ मोर्नफुल साउंड और टोन से जो है हमें ये सॉन्ग मिल रहा है. सेकंड स्टैंजा जो है वो क्लियरली इस बात का जो है वो कह लो अक्स है कि जितनी हमारी लाइफ में बातें हमने सोची हुई होती हैं ना, वो हमेशा उसके बरक्स ही हमें ज़िंदगी में मिलता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में ही वो कह रही है कि अगर हम देखें दूसरी तरफ तो जो मूड हम सोच रहे थे कि तुम तो बहुत खुशी वाले जो है वो अंदाज में आओगे, लेकिन वो जो मूड था, वो जो एक हम लोगों ने चार्म सोचा हुआ था, जो ब्यूटी थी, वो तो सारी खींच ली गई है. ठीक है, वो छीन ली गई है आउट ऑफ यू, तुम में से. द ब्रीथ डिफीटेड बाय द पावर ऑफ डेथ, वो सांस जो तुमने लेना था उसको छीन लिया है मौत ने, और हमने कभी भी नहीं देखा तुम्हें स्ट्राइड एम्बिशियसली द वर्ल्ड वी नो, उस दुनिया के लिए, उस ज़िंदगी के लिए कोशिश करते हुए जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं. क्यों है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया में आया ही नहीं, वो तो अपनी दुनिया में ही गुम था और वो सांस लिए बगैर ही यहाँ से चला गया. क्लियर है? ठीक है. Now let's come to the next stanza and last one. But there is nothing now to mar you clear refusal of our world. Not in our memories can we mold you or distort you, your character. Then all our consolation is that grief can be as pure as this. ठीक है, अब अगेन एंड पे वो ये कह रहे हैं कि बट देयर इज़ नथिंग नाउ टू मोर यू क्लियर योर क्लियर रिफ्यूजल टू आवर वर्ड, कि अब हम इस तमाम सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे हम तुम्हें छीन नहीं सकते हैं, तुम तो जो वो क्लियरली डिनाई कर चुके हो इस चीज़ को. ठीक है, तुम तो रिफ्यूजल दे चुके हो कि तुम हमारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहते, या वो ज़िंदगी जिसको हम जी रहे हैं तुम शायद उसको जीना ही नहीं चाहते हो. Not in our memories can we mold you or distort your character. अब वो कहना हमारी यादों में हम तुम्हें तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तुम्हें तबाह नहीं कर सकते, तुम्हें मार नहीं सकते. ठीक है, इन वन वे और अदर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि तुम हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहोगे. Then all our consolation is that grief can be as pure as this. ठीक है, अब वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो कंसोलेशन है वो ऐसा दुख है जो कि बहुत ही प्योर है, जैसे तुम. अब ग्रीफ को यहाँ पे जो है वो कंपेयर किया जा रहा है प्योरनेस से, और ये बात सच है. शायद इतनी प्योर हमारी हैप्पीनेस नहीं होती जितना प्योर हमारा दुख होता है. इस बात को कभी अगर आप लोग डीपली सोच के देखो तो वो मोमेंट्स जो सैडनेस में गुजारते हैं, या वो तमाम तर मुश्किलात जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो बहुत प्योर होती हैं. ठीक है, सो दैट वाज ऑल बेटा. अब ओवरऑल जो थीम है इस पोइम का या सॉन्ग का, बेसिकली सॉन्ग है, लॉस का थीम है, डेथ का है और सैडनेस का है, ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का है जो कि हमारी ज़िंदगी में हमसे छीन ली जाती हैं. और समहाउ हम जो है वो जब डेथ को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, नो मैटर वो अभी इस दुनिया में आया है या नहीं आया, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है ना, और एक मदर की तो बहुत ज़्यादा होती है, whether the child is born or unborn, because she is holding that child into her womb like from last 9 months. तो उसका जो कनेक्शन है वो ऐसा होता है जो कि शायद दुनिया के तमाम रिश्तों या आप कह सकते हो कि लव अफेक्शन से बहुत ज़्यादा भर कर होता है. सो दैट इज़ द बेसिकली थिंग जो हमें यहाँ पे वो बताना चाह रही है या इजहार करना चाह रही है. और याद रखना ये एक सब्जेक्टिव पोइट्री है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो बयान किया गया है और ग्रीफ बयान किया गया है, और अपने जो हैं इमोशंस का इजहार इस तरह से किया गया है कि जो दूसरे लोग हैं या जो हमारी ऑडियंस है वो खुद के साथ इसको रिलेट कर सके. एंड श्योरली वी कैन. So that was all students. I hope you people have liked it. If you do like this lecture, kindly like the video and comment below and let me know for your new